प्राथमिक क्रियाएं मानव के वे कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। मछली पकड़ने एवं कृषि करने का कार्य क्रमशः तटीय एवं मैदानी भागों के निवासी ही क्यों करते हैं? वे कौन से भौतिक एवं सामाजिक कारक हैं जो विभिन्न प्रदेशों में प्राथमिक क्रियाओं के प्रकार को निर्धारित करते हैं? क्या आप जानते हैं? प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। आखेट एवं भोजन संग्रह मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था: क पशुओं का आखेट कर और ख अपने सीमा के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधों एवं कंदमूल आदि को एकत्रित कर। आदिकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अति शीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेटक द्वारा जीवन यापन करते थे। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया है, तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई प्रजातियां या तो लुप्त हो गई हैं या संकटापन्न है। प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया? भोजन संग्रह एवं आखेटक प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं में किया जाता है। इसे अधिकतर आदिकालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रह करते हैं। इस प्रकार कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। मिजोरम में संतरे एकत्र करती महिलाएं चित्र 5.1 में दिखाई गई हैं। भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। पहला उच्च अक्षांश के क्षेत्रों, जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरीय यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली आते हैं। निम्न अक्षांश के क्षेत्रों, जिसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। चित्र 5.2 आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधि पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। पौधों के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग ऊन, चमड़ा तैयार करने एवं कार्क के लिए पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयाँ और कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने में के लिए, रेशों को कपड़ा बनाने, दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए एवं पेड़ के तने का उपयोग रबड़, बलाटा, गोंद व राल बनाने के लिए करते हैं। क्या आप जानते हैं च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? क्या तुम जानते हो कि इसे चिकल कहते हैं? ये जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर कर्क रेखा, अफ्रीका, एशिया, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, मकर रेखा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर। ये निर्वहन संग्रहण क्षेत्र का मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है, जो निर्वहन क्षेत्र वाले काले रंग के से दिखाए गए हैं। विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है,
इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व में बाजार प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कई प्रकार की अच्छी किस्मों एवं कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वनों के भोजन संग्रह करने वाले समूहों के उत्पाद का स्थान ले लिया है। पशुचारण आखेटक पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेटक से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता है, तब मानव के पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन कर के पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। चलवासी पशुचारण चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। इसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण और औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता था। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाहों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे। ये चित्र में प्रदर्शित ग्रीष्मकाल के आरंभ में अपनी भेड़ों को पर्वत पर ले जाते हुए चलवासी लोग। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु हैं, जबकि सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में भेड़ बकरी एवं ऊंट पाला जाता है। तिब्बत एवं एडीज के पर्वतीय भागों में याक व लामा एवं आर्कटिक और उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्रों में रेडियल पाला जाता है। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है। दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेशों में है, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप पर है। चित्र 5.4 नए चारागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुर्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं एवं शीत काल में ये पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। इस प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्मकाल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारक का पशुओं के साथ प्रवास होता है। चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है एवं इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्रों में भी कमी हो रही है। इसके 2 कारण हैं: राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, दूसरा कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। वाणिज्य पशुधन पालन चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। वाणिज्यिक पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फार्म भी अस्थायी होते हैं। यह फार्म विशाल क्षेत्रों पर फैले होते हैं एवं संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ा लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है, तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्रों में ले जाया जाता है। वाणिज्यिक पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े हैं। इनसे प्राप्त मांस खाले एवं उनको उत्तरी अमेरिका, आर्कटिक महासागर, यूरोप, एशिया, प्रशांत महासागर इधर बीच में अफ्रीका, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण महासागर और अफ्रीका, दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण अमेरिका। चलवासी पशुचारण के क्षेत्र जो काले रंग वाले हैं चलवासी पशु क्षेत्र को दर्शाते हैं, जो अफ्रीका में, एशिया में और कुछ यूरोप वाले क्षेत्र में दिखाए गए हैं। ये चित्र 5.5 वाणिज्य पशुधन पालन दिखाया गया है। अलास्का के उत्तरीय प्रदेश में रेडियल पशु पालन, जहां कुल भंडारण का लगभग 2/3 अधिकांश एस्किमो
रखते हैं। वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जननी की सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। चित्र 5.6 कृषि विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रारंभ करती हैं एवं इस प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणाली देखी जाती है। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। मुख्य प्रणालियां निम्नलिखित है। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इसके दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, जहां आदिम जाति के आर्कटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अटलांटिक महासागर के नीचे कर्क रेखा, प्रशांत महासागर, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, मकर रेखा और दक्षिणी महासागर। काले रंग वाले जो वाणिज्य पशुधन पालन के लिए ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कुछ अफ्रीका, कुछ एशिया में मिलते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र हैं ये आर्कटिक, उत्तर अमेरिका, उत्तरी अटलांटिक महासागर, कर्क रेखा, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण अमेरिका, मकर रेखा, दक्षिण महासागर। जो काले रंग वाले निर्वाह कृषि के लिए जो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और थोड़े बहुत एशिया में दिखाए गए हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि के क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। लोग यह कृषि करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्व एशिया है। चित्र 5.7 इन क्षेत्रों को की वनस्पति को जला दिया जाता है। वह जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरणीय कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाल एवं फावड़े द्वारा की जाती है। कुछ समय पश्चात 3 से 5 वर्ष जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, तब कृषि नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहले वाले कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य करने आ जाता है। इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम होती जाती है, जिससे झूम का चक्र आग लगाकर कृषि क्षेत्र तैयार करना छोटा होता जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तरी पूर्व राज्यों में इसे झूमिंग, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा एवं मलेशिया व इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है। आप ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाइए जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है एवं वहां इससे किस नाम से पुकारते हैं। गहन निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने से देशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार हैं। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है एवं कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्च जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्रायः संभव नहीं है। उत्तरी चीन, चूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ एवं सोरपम बोया जाता है। भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं एवं दक्षिणी व पश्चिमी शुष्क, ये अटलांटिक महासागर, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अटलांटिक, यूरोप महासागर, कर्क रेखा, एशिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर
ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर, मकर रेखा दक्षिण। काले रंग वाले आर्द्र चावल प्रमुख फसल और थोड़े हल्के रंग वाले अन्य प्रमुख फसल के लिए दिखाए गए हैं, जो कि एशिया, भारत जैसे देश में गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। धान रोपण प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुखतः रूप से उगाया जाता है। इस कृषि का अधिकतर विशेषता वे है जो चावल प्रधान कृषि की है। केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है। रोपण कृषि यूरोपीय लोग ने विश्व के अनेक भागों का उपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के साथ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे कि रोपण कृषि जो बृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेश ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोक, रबड़, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास की पौधे लगाई। इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसलीय कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ की पौधे लगाई थी। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बाग, मलेशिया में रबड़ के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बाग विकसित किए। स्पेन व अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हॉलैंड वासियों डच का एकाधिकार था। ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान, जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, यूरोपवासियों के नियंत्रण में है। वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामी देश की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में होते हैं। चाय की बागान की खेती का दृश्य 5.10 में ये दिखाई गई है। अनुकूलन भौगोलिक दशाओं के कारण ढालों का उपयोग चाय बागानों हेतु किया जाता है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि मध्य अक्षांशों के अंतरिक्ष अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी प्रमुख फसल गेहूं है, यद्यपि अन्य फसलों जैसे मक्का, जौ, राई एवं जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। चित्र 5.11 इसमें प्रति एकड़ उत्पाद कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पाद अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? ये 5.11 में मशीनीकृत अनाज कृषि का कंबाइन क्रू एक दिन में कई हेक्टेयर भूमि से अनाज काटने में सक्षम है। ये चित्र मशीनों द्वारा कटाई दिखाई जा रही है। उत्तरी अमेरिका, आर्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर करके दिखा, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण अमेरिका, मकर रेखा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया और नीचे दक्षिण महासागर। ये कृषि वाणिज्यिक अनाज कृषि काले रंग वाले दिखाए गए हैं। वाणिज्यिक कृषि अनाज, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के क्षेत्र प्रदर्शित किए गए हैं। इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरीज, अर्जेंटीना के पंपाज, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया के डाउस एवं न्यूजीलैंड के कैटरबरी के मैदान में है। विश्व मानचित्र पर इन क्षेत्रों का निर्धारण कीजिए। मिश्रित कृषि, इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिण महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में। इसका विस्तार चित्र 5.14 इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल प्रमुख हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सुअर एवं कुकुर आय के मुख्य स्रोत हैं। सयावर्तन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
विकसित कृषि यंत्र, इमारतों, रासायनिक एवं वनस्पति खाद, हरी खाद के गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय के साथ ही कृषकों की कुशलता और योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषताएं हैं। डेयरी कृषि, डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता। चित्र 5.13 में ऑस्ट्रिया में डेयरी फार्म का दृश्य दिखाया गया है। आर्कटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, कर्क रेखा, यूरोप, एशिया, प्रशांत महासागर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, मकर रेखा और दक्षिण महासागर। नीचे ये मिश्रित कृषि के क्षेत्र जो काले रंग वाले दिखाए गए मिश्रित, ये थोड़े बहुत अफ्रीका में, थोड़े बहुत दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में थोड़ा सा, यूरोप वाले में ज़्यादा, एशिया वाले में बिल्कुल नहीं और ऑस्ट्रेलिया वाले द्वीप में बिल्कुल नहीं होती है। पशुओं के लिए छप्पर, घास सिंचित करने के भंडार एवं दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों के उपयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है, क्योंकि फसलों की तरह इनमें कोई अंतर नहीं होता जिसमें श्रम की आवश्यकता न हो। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, प्रशीतकों का उपयोग, पाश्चुरीकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। वाणिज्य डेयरी कृषि 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा कनाडा एवं तीसरा क्षेत्र न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तास्मेनिया। चित्र 5.16 में दिखाई। भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि एक अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागरीय के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनेशिया से अटलांटिक तट तक फैला है। दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण व दक्षिण पश्चिमी भाग में है। खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूर से अच्छे गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती हैं। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तब इसी क्षेत्र से पूर्ति की जाती है। स्विट्जरलैंड में एक अंगूर का बाग चित्र 5.15 क में दिखाई गई है। ये 5.15 ख काजाकिस्तान में सामूहिक फार्म से अंगूर का संग्रह करते हुए बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है एवं खेत अच्छे यातायात साधनों द्वारा नगरीय केंद्रों जहां ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं इसमें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म की बीज, कीटनाशी, हरित गृह एवं शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग होता है। इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग एवं भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक विकसित है। जहां औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। यहाँ से बागवानी फसल, विशेषतः ट्यूलिप एक प्रकार का फूल है, पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है जहां इसको ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। ट्रक फार्म एवं बाजार के माध्यम की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका का औद्योगिक क्षेत्र में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। इसमें
पशुधन पाला जाता है, जिनमें विशेषतः गाय, बैल एवं कुकुर होते हैं। इन्हें बाड़े पर कारखानों में तैयार बने बनाए भोजन पर रखा जाता है एवं उनकी बीमारियों का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें भवन निर्माण यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने एवं पशु चिकित्सक के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अच्छे नस्ल का चुनाव और आर्कटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अंटार्कटिका महासागर, कर्क रेखा, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, दक्षिण अंटार्कटिका महासागर, दक्षिण महासागर, मकर रेखा। डेयरी कृषि के क्षेत्र जो काले रंग वाले दिखाए गए हैं, ये यूरोप वाले और उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में, थोड़े बहुत ऑस्ट्रेलिया में दिखाई गई है। नगरों के समीप सब्जियों का उगाया जाना। चित्र 5.17 को 5.17 ख में ट्रकों एवं ठेलों पर नगरीय बाजारों से ले जाने के लिए सब्जियों का लादा जाना। प्रजनन की वैज्ञानिक विधि कुकुर एवं पशुपालन के महत्वपूर्ण लक्षण है। कृषि करने वाले संगठन के आधार पर भी कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कृषि संगठन कृषक का खेतों पर अपना अधिकार एवं उस पर सरकारी नीतियां जो कृषि में सहायक होती हैं, जिससे प्रभावित होती हैं। सहकारी कृषि, जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हुए सहकारी रूप से कृषि की जाती है। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीज़ों की खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटाने के लिए होती है। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था एवं पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में यह सफलतापूर्वक चला। सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली, जहां प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहां व्यवहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य है। सामूहिक कृषि, इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पाद के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज का नाम दिया गया। सभी कृषक अपने साधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते हैं। खनन, मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं देखी जा सकती हैं, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग एवं लौह युग। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने एवं हथियार बनाने तक ही सीमित था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ एवं निरंतर इसका महत्व बढ़ता रहा है। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, खनन कार्य का लाभप्रदता दो बातों पर निर्भर करती है। भौतिक कारक, जिनमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। आर्थिक कारक, जिनमें खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग अवसंरचना के विकास के ये चित्र में प्रदर्शित चित्र 5.18 मेक्सिको की खाड़ी में तेल शोध वेधन क्रिया प्रदर्शित की गई है के लिए उपलब्ध पूंजी एवं यातायात व श्रम पर होने वाला व्यय आता है। खनन की विधियां, उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन के दो प्रकार होते हैं, धरातलीय एवं भूमिगत खनन। धरातलीय खनन को भी वृत्त खनन भी कहा जाता है। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वोपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत कम होता है एवं उत्पाद शीघ्र व अधिक होता है। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है, तब भूमिगत एवं कुपुक खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लंबवत कूप
कुपुक गहराई तक स्थित है, जहां से ये चित्र 5.19 खनन की विधियां विवृत अथवा विपट्टिक खदान कुपिक खनन प्रदर्शित किया गया है। चित्र में भूमिगत गैलरी खनिजों तक पहुंचाने के लिए फैली है। इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। खदानों में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित एवं प्रभावी आवागमन हेतु इसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट, बेधक, बर्मा, माल ढोने की गाड़ियां तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा है, क्योंकि जहरीली गैसों, आग एवं बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटनाएं होने का भय रहता है। क्या आपने कभी भारत की कोयला खदानों में आग लगने एवं बाढ़ आने के विषय में पढ़ा है? विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देश उत्पादन की खनन प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगती है, जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों एवं एशिया में आय के साधनों पर 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है।